हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2015 में हुए पैरामेडिकल एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। यानी कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश से रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस जीके से रहेंगे। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखना, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे चलकर आपको और भी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्शन में दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑल डिसीजंस डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंसेंसस। तो यहाँ किस चीज़ का प्रयोग होगा, है ना। तो यहाँ एनी हाउ का प्रयोग होगा, या फॉर एवर का प्रयोग होगा, या सम हाउ का प्रयोग होगा, या हाउ एवर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस सब का मीनिंग जान लेते हैं। यानी एनी हाउ का मतलब क्या होता है। एनी हाउ का मतलब होता है किसी भी तरह, यानी एट एनी कॉस्ट भी बोल सकते हो आप लोग। तो इस सेंटेंस में तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ प्रयोग होगा, यानी एनी हाउ जैसा सेंटेंस, मतलब एनी हाउ जैसा वर्ड्स जो है वो फील होगा, है ना। तो ये तो होगा नहीं। और फॉर एवर का मतलब क्या होता है। फॉर एवर का मतलब होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो इस सेंटेंस में मुझे भी नहीं लगता कि इस टाइप का भी वर्ड्स यूज होगा। अब सम हाउ का मतलब क्या होता है। सम हाउ का मतलब होता है जैसे तैसे, तो इसका भी यूज नहीं होगा। तो बचा क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हाउ एवर, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हाउ एवर का मतलब क्या होता है। हाउ एवर का मतलब होता है तथापि, परंतु, हालांकि। तो अब देखो इस सेंटेंस में हाउ एवर को फील करो। ऑल डिसीजंस हाउ एवर आर लाइकली टू बी टेकन बाई कंसेंसस। तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस। इसका मतलब हो गया हालांकि सभी निर्णय सबकी सहमति से लिए जाने की संभावना है ना। तो यहाँ जो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज़ ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। तो अब यहाँ किस चीज़ का प्रयोग होगा गाइज। तो यहाँ देखिए बट का प्रयोग होगा। देखो सेंटेंस का ये क्या है, बट एंड येट सो, ये सब क्या है, ये सब कंजंक्शन है। ठीक है, तो सी इज़ ब्यूटीफुल बट ब्रेव होगा नहीं, सही नहीं है, यानी ये कंजंक्शन गलत है। ठीक है, बट का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। सी इज़ ब्यूटीफुल येट ब्रेव, यानी वो सुंदर है फिर भी चालाक है, ये भी सही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो सी इज़ ब्यूटीफुल सो ब्रेव, यानी वो सुंदर है इसलिए वो ब्रेव है, क्या ये सही है, ये भी कंजंक्शन सही नहीं है। अब देखो सी इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्रेव, यानी वो बहुत सुंदर है और साथ ही साथ बहादुर भी है ना। तो ये जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड। ओके, तो स्टीम, स्टीम का मतलब क्या होता है। स्टीम का मतलब क्या होता है। तो स्टीम का मतलब पहले ऑप्शन देख लेते हैं। रिस्पेक्ट, पेटी, वीक, डेजर्ट। तो देखिए स्टीम का मतलब होता है, आप बोल सकते हो रिस्पेक्ट। ठीक है, स्टीम का मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हो ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी किसी के प्रति आदर भाव या सम्मान का होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अब तो आप इजीली टिक कर सकते हो। यानी रिस्पेक्ट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका बेस्ट सिनोनिम हो जाएगा। ओके, अब पेटी का मतलब क्या होता है। पेटी, पेटी का मतलब होता है बहुत ही छोटा और नगण्य सोच वाला व्यक्ति, उसे पेटी बोलते हैं। और वीक, वीक का मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है। और डेजर्ट का मतलब क्या होता है, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ जो है हम लोग को जो करेक्ट वर्ड है उसको फाइंड करना है। पहले देख लेते हैं ये क्या है, प्रीकैरियस है ना, प्रीकैरियस। तो ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को करेक्ट वाला ढूंढना है। अब प्रेसीड, प्रेसीड का मतलब क्या होता है। तो ये भी देखिए ये भी गलत है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा सबके कैसे, सबका जो सही है वो कैसे होगा। देखिए यहाँ पर प्रीकैरियस का मतलब जान लीजिए। प्रीकैरियस का मतलब होता है नॉट सेफ, यानी असुरक्षित। तो ये गलत है वर्ड। इसका जो सही वर्ड है वो कैसे लिखेंगे, PRECARIOUS। प्रीकैरियस का मतलब ये हो जाएगा, है ना। कैसे, PRECARIOUS, यानी प्रीकैरियस का मतलब होता है असुरक्षित, नॉट सेफ। अब मैं बात करूँ यहाँ से प्रेसिड, प्रेसिड, प्रेसिड का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का पहले से होना। तो ये भी गलती है। तो इसका जो राइट होगा वर्ड वो कैसे होगा, PRECEDE। आप सब इसको नोट करते जाइए, हो सकता है ऐसा क्वेश्चंस फिर आपको मिले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। ओके, अब देखते हैं यहाँ से प्रिपरेशन, ये भी गलत है। प्रिपरेशन का स्पेलिंग कैसे होता है, PREPARATION। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, यानी आप जैसे तैयारी कर रहे हो ना पैरामेडिकल का, तो प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी करना। ओके,
अब देखते हैं, अब लास्ट जो है यही हमारा जो करेक्ट वर्ड होगा, ओके, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ओके। प्रीमियर, प्रीमियर का मतलब क्या होता है? प्रीमियर का मतलब होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, है ना। तो प्रीमियर का जो वर्ड है वो सही दिया है, यानी ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस एरर, इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज 4। यानी इसमें बोला गया है आपको इस सेंटेंस में एरर पता करना है, और अगर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता तो आपका जो आंसर है वो 4 हो जाएगा, ओके। तो देखते हैं, पहले सेंटेंस पढ़ते हैं कैसा है। सेंटेंस है ही वॉज अवार्डेड विथ ए डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। अब बताओ तो यहाँ पर एरर क्या है? मुझे तो पता चल गया एरर क्या है, यानी यहाँ पर जो यानी 3 जो है उसमें एरर है। क्या एरर है जी? तो यहाँ देखो, इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? इन्वेंशन का ही मतलब होता है नई खोज करना, तो यहाँ न्यू का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी ये न्यू जो है वर्ड इसका यूज होगा ही नहीं, क्योंकि इन्वेंशन का ही मतलब होता है नई खोज करना, है ना। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन जो मेरा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एडवर्टेंट। इन एडवर्टेंट का मतलब क्या होता है? तो गाइस इसका मतलब होता है यानी बिना विचारे, है ना, अनजाने में किया गया काम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इनएडवर्टेंट बोलते हैं, ओके। तो इसका जो अब क्या पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या इसका थॉटलेस होगा? होगा तो ये भी नहीं होगा, इसका होगा अनइंटेंशनल, यानी अनजाने में किया गया काम, बिना सोच विचार के किया गया काम, है ना। तो इसका जो है अनइंटेंशनल का मतलब क्या होता है? यानी जो अनजाने में हो गया हो, है ना। तो इन एडवर्टेंट का बेस्ट जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। थॉटलेस का मतलब क्या होता है? थॉटलेस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जिसमें सोचने समझने की कुछ मतलब वो ही नहीं है, ठीक है। क्या बोल सकते हो आप लोग, उसके पास सोचने वोचने की जो बुद्धि है वो नहीं है, थॉटलेस टाइप का व्यक्ति है। इंसेन का मतलब क्या होता है? इंसेन का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा पागल टाइप का हो, उसे इंसेन बोल सकते हो। और अनइंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? जो इंटेलिजेंट ना हो उसको अनइंटेलिजेंट बोलते हैं, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड, है ना। तो देखो यहाँ पर ही नोज़ फ्रेंच एंड जर्मन डैश रशियन। तो यहाँ देखो क्या इसमें यानी क्या प्रयोग होगा? इसमें किस चीज़ का, किस वर्ड का प्रयोग होगा बताओ तो इस सेंटेंस में। यहाँ ये जो खाली जगह है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है बिसाइड, दूसरा ऑप्शन है बिसाइड्स, ओके, तीसरा ऑप्शन है एसाइड, और चौथा ऑप्शन है एक्सेप्ट, है ना। तो देखो यहाँ पर आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप लोग इस सेंटेंस को में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल कर सकते हो। तो बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं सेंटेंस में। इस सेंटेंस का कहने का मतलब क्या है? ही नोज़ फ्रेंच एंड जर्मन डैश रशियन, यानी वो फ्रेंच और जर्मन भी जानता है, और इसके अलावा क्या, रसियन भी जानता है। तो यहाँ के अलावा टाइप का आ रहा है ना, तो बी साइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी ऑप्शन बी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए साइड का बात करूँ तो इसका मतलब अलग होता है, ये भी नहीं होगा। और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? यानी को छोड़कर, यानी किसी को छोड़कर, यानी नॉट इंक्लूड समबॉडी या समथिंग, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन द वर्ड, यानी अपोजिट मीनिंग बताना है। एंटोनिम्स का बात हुआ है, तो इसमें है वर्ड क्या है? इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मतलब क्या होता है? इनक्विजिटिव का मतलब पहला ऑप्शन है इनएडुकेट, दूसरा है अनकंसर्न्ड, और तीसरा है अनकंफर्टेबल, और चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, जो बहुत ही जिज्ञासु टाइप वाला व्यक्ति हो ना, यानी क्यूरियस भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु यानी क्यूरियस। तो अब इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। तो इनएडुकेट का मतलब क्या हो गया? इनएडुकेट का मतलब होता है अपर्याप्त, है ना, यानी इनसफिशिएंट भी बोल सकते हो आप लोग। और अनकंसर्न्ड का मतलब क्या होता है? अनकंसर्न्ड का मतलब गाइज होता है जो मतलब उसको किसी बात से मतलब ही नहीं है, ठीक है, यानी वो अजिज्ञासु टाइप का व्यक्ति है ना। तो अपोजिट होगा इसका, क्या होगा? अनकंसर्न्ड हो गया, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अनकंफर्टेबल का तो मतलब पता ही है आपको, जो कंफर्ट फील ना करता हो उसे अनकंफर्टेबल बोल सकते हो आप लोग, ओके।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड टू इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर हम लोग को करेक्ट है, ठीक है। तो देखो बोथ द मदर इन लॉज वेलकम्ड द न्यूली वेड्स विथ गैरलैंड्स ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या चीज़ में जो है इम्प्रूवमेंट है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ पर क्या चीज़, किस वर्ड को हमको इम्प्रूव करना है वही देखना है। तो यहाँ देखो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मदर्स इन लॉस होगा या मदर इन लॉ होगा या मदर्स इन लॉ होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो गाइज ऐसे सेंटेंस में आप लोग हमेशा याद रखना मदर इन लॉ के बाद प्लूरल में मुख्य शब्द मदर में एस का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, मदर इन लॉ के प्लूरल में मुख्य शब्द जो है मदर में एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, सही सेंटेंस होगा मदर्स इन लॉ। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑफ ए स्क्वायर डील। तो ए स्क्वायर डील एक इडियम फ्रेजेज है, इसका मतलब बताना है कि ए स्क्वायर डील का मतलब क्या होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए पेग इन ए राउंड होल, ये होगा, ये नहीं होगा। एन अनफेयर बिजनेस डील, ये भी नहीं होगा। एन एग्रीमेंट अमॉन्ग बिजनेस पार्टनर्स, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी जो है यानी ए फेयर बार्गिंग, यही आंसर होगा। तो अब होगा क्यों, आप लोग को जब इसका मीनिंग पता होगा देन आप कर सकते हो, इजली बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पता है आपको, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर का एक अच्छा डील, ठीक है, यानी ए फेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अब कुछ जीके के क्वेश्चंस जो कि आपके 2015 एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। कब किया गया, 1919 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। तो असहयोग आंदोलन है वो 1919 में मतलब शुरू किया गया, ठीक है। ये खिलाफत आंदोलन ने ही असहयोग आंदोलन को जन्म दिया, ये भी याद रखना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ से मैं पूछूं 1919 में एक और मतलब हुआ था, मतलब कौन सा, जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछता है जालिया हत्याकांड कब हुआ था, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी। तो 3 कठिया जो पद्धति है वो लागू की गई थी, यानी किसकी खेती करने के लिए। तो तीसरा है नील, चौथा है ये सभी। तो यहाँ हमेशा याद रखना है जो 3 कठिया पद्धति चालू की गई थी वो नील की खेती के लिए की गई थी, यानी ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 कठिया पद्धति के अनुसार जो चंपारण के किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ता था, ठीक है। और इसी शोषण के विरोध में गांधी जी ने जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, जिसमें किसानों को इस समस्या से मुक्ति मिली थी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गया भी है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ऑप्शन है केसी नियोगी, केसी पंत, के सनातन या YC चौहान। तो देखिए पहले वित्त आयोग का गठन तो 1951 में हुआ था, ठीक है, 1951। अब यहाँ से ये भी पूछ सकता था ना कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने निभाई थी, तो केसी नियोगी ने निभाई थी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से पूर्णतः लागू हुआ, यानी लागू होने का बात कर रहा है, यानी भारत का जो संविधान है वो कब लागू किया गया, तो ये तो सबको पता होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी जो है 26 नवंबर 1949, या तीसरा ऑप्शन है 26 अगस्त 1950 या 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान जो है गाइज वो कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया।
देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, हर एग्ज़ाम में लगभग ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसको भी याद रखना। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, यानी संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था, तो इसको किया था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। और इस संविधान कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1950 में, ये भी याद रखना, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग हमेशा याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, क्या है? रक्षा व्यय है, किसानों की सब्सिडी है, या सामाजिक सेवाओं पर व्यय है, या ब्याज भुगतान है? तो इसको आप हमेशा याद रखना, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की जो सबसे बड़ी मद है वो क्या है, ब्याज भुगतान है। ऑप्शन डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है वो कौन सा है? वाणिज्यिक बैंक जो है वो कौन सा है देश का जो सबसे बड़ा है? क्या ICIR है, ICIC है, या भारतीय रिजर्व बैंक है, या फिर भारतीय स्टेट बैंक है, या HDFC बैंक है? तो यहाँ याद रखना, जो देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है वो है कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक, यही है जी? नहीं, ये नहीं है हमारा भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। ओके, ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कुछ SBI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, यानी यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है SBI का गठन कब हुआ था, तो SBI का गठन हुआ था, कब हुआ था? इसको याद रखना, 1955 में हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1969 में हुआ था, ठीक है। हाँ, और एक SBI का मुख्यालय, ये भी पूछ लिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ओके, चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, इस समय जो SBI के अध्यक्ष हैं वो कौन है? SBI बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? किसको कहा जाता था? फर्रुखिसियर को कहा जाता था, मोहम्मद शाह को कहा जाता था, या जहांदार शाह को कहा जाता था, या शाह आलम द्वितीय को कहा जाता था? तो आप लोग हमेशा याद रखना, ये रंगीला जो है ये किसको, मोहम्मद शाह को कहा जाता था, यानी इसका उपनाम यही था, ठीक है। ये कैसा शासक था? ये बहुत ही ज़्यादा अय्याश टाइप का, अयोग्य जो मतलब टाइप का शासक था, ठीक है। तो रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में आने वाला जो पहला अंग्रेज व्यापारी था वो कौन था? तो ऑप्शन है, कैप्टन हॉकिंस था, सर टॉमस रो था, या एडवर्ड टेरी था, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर के दरबार में जो आया था वो कौन था? वो था कैप्टन हॉकिंस, यानी जहांगीर के दरबार में जो पहला अंग्रेज आया था वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो दिसपुर जो है वो राजधानी किस राज्य की? तो ये नागालैंड की है, या असम की है, या गोवा की है, या सिक्किम की है? तो असम की जो राजधानी है वही दिसपुर है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं नागालैंड की राजधानी क्या होगी, नागालैंड की राजधानी क्या होगी, तो इसकी होगी कोहिमा, याद रखना। ओके, और गोवा की क्या होता है कि पणजी, इसको भी याद रख लेना। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, इसको भी याद रखना। ओके, तो कैसी लगी वीडियो ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स।